दोनों ही सर पे रिजिड ही हुए हैं। आपको क्या कोई निज़ाम में तब्दीली होती हुई नजर आ रही है आगे कोई तरमीम में नेक्स्ट? देखिए, जो डेवोल्यूशन की बात आर्मी चीफ ने की है, अगर ये हो जाए तो देखो ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। लेकिन नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के होते हुए इस तरह की डेवोल्यूशन होना मुझे लगता नहीं है। बट लेट्स सी, अब उन्होंने कहा है कि वो डेवोल्यूशन की तरफ जाएंगे, हम्म। नए सूबे भी बनाएंगे, हम्म। ये लोकल गवर्नेंस भी करेंगे। आई थिंक ये मेजर चेंज हो सकती है पाकिस्तान में अगर वो इस तरफ जाएं। क्योंकि हम्म। देखिए ना, इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात और आपकी फाइनेंशियल पावर सारी चीफ मिनिस्टर की ज़ात में आके मुर्तकज़ हैं और उनसे बिल्कुल। आगे नहीं जा रही। हम्म। और जब तक ये लोगों के पास नहीं जाता पैसा, लोगों के पास नहीं जाता इख्तियार, आप जो है वो कर नहीं सकेंगे किसी भी तौर के ऊपर इसको आप बना नहीं सकते। सो बिल्कुल ठीक। दैट्स द प्रॉब्लम आई थिंक। तो लेट्स सी इसको कैसे आगे जाता है। फवाद साहब, गुज़श्ता चंद दिनों से कुछ ऐसी शख्सियात जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं और बड़ी सीनियर पोजीशंस पर हैं, उनकी जानिब से मौजूदा माशी निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा कि मुल्क के पास कोई वाज़ेह मुआशी तरक्की का कोई रोड मैप मौजूद नहीं। फिर गवर्नर स्टेट बैंक ने भी एक इजलास में कहा कि पाकिस्तान का जो मौजूदा तरक्याती मॉडल है वो 25 करोड़ आबादी का बोझ उठा ही नहीं सकता। इसके फौरी बाद ये खबरें आना शुरू हुई कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इतने आइडियल नहीं है जितने दिखाई दे रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस होल पॉलिटिकल सिनारियो? क्या ये सब बातें लिंक्ड अप हैं और क्या वाकई कुछ रिफ्ट्स मौजूद हैं या फिर बस एक क्या से राय हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो बड़ी खुशाइन बात है, अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत के इस सतह के ऊपर, यानी SIFC और स्टेट बैंक की सतह के ऊपर उनको ये एहसास हुआ है कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। पहले तो जो 2-2.5 साल गुजरे हैं उसमें हम तो यही सुन सुन के थक गए थे ना कि अब इतने डॉलर आ जाएंगे, इधर से इतना हो जाएगा, इधर से उतना हो जाएगा, तो सत्य खैरे हैं। हम्म। लेकिन ये जो अब रियलाइजेशन हुई है ये हकीकत के बहुत करीब है। और आपको पता है कि आपके भी प्रोग्राम में बाकी जगहों पे हर जगह पे मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है स्पेशली, और मिडिल क्लास 50,000 रुपए से 3-3.5 लाख रुपए कमाने वाले जो महीने के लोग हैं उनकी कमर टूट गई है। हम्म। उनको समझ नहीं आ रहा उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारनी है। और वो सफेद पोश तबका सैलरीड क्लास है जिसमें किसान हैं, हम्म। जिसमें ताजर हैं, ये वो लोग हैं जिनको एक्चुअली हुकूमत को सहारा देने की जरूरत थी। ओवरसीज पाकिस्तान में $1 इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, जिसके नतीजे में आपका रियल एस्टेट सेक्टर बैठ गया है, आपका छोटी इंडस्ट्री बैठ गई है। और ये वो बातें हैं जो कि हम आप लोग जो है ये जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके स्टाफ में लोग हैं, आपके कैमरे के ऊपर लोग हैं, ये वो सारे लोग हैं जो ये बातें महसूस कर रहे हैं। और अगर आप SIFC को और इनको ये एहसास हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है। अब इस तरफ इकदाम करने की जरूरत है। देखिए, और कोई भी कदम, सबसे अहम कदम यह है कि आपकी सियासत का टेम्परेचर नीचे आए। अगर आप सियासत को उबाले पे रखेंगे, हर वक्त यहाँ पे ये होगा, अभी ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, परसों ये आ जाएगा, ऐसे में इकोनॉमी नहीं आगे चल सकती। सो पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, पाकिस्तान का जो बहरान है, उसकी बड़ी एक वाज़ेह वजह है, और वो वजह पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर है। इसको नीचे लाएंगे तो पाकिस्तान की मईशत की तरफ ध्यान जाएगा। बिल्कुल सही। और सर, बज़ाहिर तो 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है। ऑब्वियसली अपोजिशन को भी बड़ा कॉर्नर कर दिया गया है, वो भी उस तरह से प्रेशर डेवलप नहीं कर पा रही। लेकिन ये मईशत कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है आइंदा आने वाले दिनों में इस हुकूमत के लिए? देखिए जी, सियासत भी बहुत बड़ा चैलेंज है, मईशत भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने सारे सियासी मुखालफों को जेल में रख देने से इस्तेहकाम नहीं आ जाता। आपको जो लोग होते हैं उनको साथ चलाना होता है। और जो पॉलिटिकल सोसाइटीज होती हैं, जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स होती हैं, वो पोजीशन को भी स्टेक्स देती हैं। ये तो नहीं कि आप अपने सारे मुखालफों को जेल में डाल दें, जेल और मुल्क को कब्रिस्तान बना दें और कहें कि जी यहाँ पे तो बड़ा अमन है। जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान
कहते हैं कि जी बड़ा जी यहाँ तो क्राइम ही कोई नहीं है, तो क्राइम क्या होना है जब वहां पे कोई चीज ही नहीं है। वहां पे क्या ना बैंक है, ना कोई प्रॉपर्टीज है, ना कुछ है, तो वहां पे क्या क्राइम होना है। तो अगर आपने कब्रिस्तान के अंदर क्राइम ना होने के ऊपर खुश हैं, तो फिर तो ये तो कोई कामयाबी नहीं है ना। सर आप So, तो कब्रिस्तान कह societies रहे के हैं, लेकिन अंदर मरीम नवाज साहिबा तो कहती है अभी रिसेंटली जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें वो कहती हैं कि ये तो हमारा रेफरेंडम था, ये इलेक्शंस नहीं थे बल्कि रेफरेंडम था, हमारी कारकर्दगी पे हमें वोट्स पड़े हैं। देखिए, वो तो अगर कोई बंदा ना मानने पे आए तो बंदा क्या कह सकता है। अगर इलेक्शन लड़े ही सिर्फ वो खुद हैं, और अगर पहलवान ही अखाड़े में सिर्फ एक था, तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो क्या उसका नतीजा होगा। जाहिर है कि वो एक अहमकाना बात है। फैक्ट इज कि अगर 65% लोगों ने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दिए थे, इस वक्त इलेक्शन हो 75% लोग इमरान खान को वोट देंगे। और पाकिस्तान के अवाम का जो लीडर है वो तो इमरान खान है। जब तक आप सियासी हल में इमरान खान को शामिल नहीं करते, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो तलातुम है वो बरकरार रहेगा, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी किसी किनारे नहीं लग सकती। तो ये चीज है जिसको जो बुनियादी तौर के ऊपर जिसको समझने की जरूरत है, एंड आई थिंक दैट इज ओनली वे फॉरवर्ड। बिल्कुल सर, सीडीएफ के नोटिफिकेशन के हवाले से भी बहुत सी क्या सराहियाँ की जा रही हैं, ऑल्दो हुकूमत इसे डिनाई नहीं करी, और दूसरा ये कि लेकिन गुज़श्ता दिनों से जो इवेंट्स हो रहे हैं वो इसे मज़ीद सस्पिशियस बनाते हैं। शहबाज शरीफ बहरीन से लंदन गए, फिर उन्होंने वहाँ स्टे तवील कर लिया, फिर वो इस्लामाबाद आने की बजाय लाहौर नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए गए, और हुकूमत ने खुद इस प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल किया। आपके ख्याल में डेडलॉक कहाँ है और क्यों इस पर बात करने का इवन मौका भी दिया गया? देखिए, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, तो जो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस पर मैं बात कर नहीं सकता। आई डोंट नो नाउ जो असूली तौर के ऊपर आइन सर के आपका अंदर जो एनालिसिस क्या तरमीम कहता हुई है, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी, उसमें डिले कोई वजह कोई तुक समझ नहीं आ रही है। और अभी तक सच्ची बात यह है कि ये ऐसे ही मामला चल रहा है। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। सर आपको याद होगा, बल्कि आप खुद इस प्रोसेस का हिस्सा भी थे, और कल असद उमर साहब ने भी एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के दरमियान DJISI की तकर्री के मामले पर इख्तलाफ हुआ, तो वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी और मैं एक साथ चल रहे थे, तो मामला बज़ाहिर हल हो चुका था, मगर शाह महमूद कुरैशी ने कहा था उन्हें कि असद जी दरार तो पड़ गई है। तो क्या आपको लगता है बज़ाहिर दरार पड़ गई है, वन पेज अब वन पेज नहीं रहा, या ये सिर्फ ऐसी क्या सराही हैं, exaggerations है? Again, frankly, I have no information। और सर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन सर आपका कोई ना कोई सर आपका, आप ऑब्वियसली आप गहरी नजर रखते हैं पूरी सिचुएशन पे, आपका एनालिसिस तो डेफिनेटली होगा ना? इसलिए आप एनालिसिस तब करते हैं ना जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो। तो अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, सिर्फ यही एक सस्पिशन है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि जब आपने 27वीं तरमीम इतने शदोमत से की, इतना जोर लगा के की, तो फिर आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे। और अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो उसकी क्या वजूहात हैं। सो चूंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम एनालिसिस कर नहीं सकते। सो लेट्स सी, आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें बताएं, हमें मिलती है तो आपको बताएं।